चलिए अब क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझते हैं ताकि इस चैप्टर में हमारी थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज बढ़े। तो अब इस चैप्टर को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। देखिए हमारे सिस्टम के सामने एक वीडियो है जिसमें हम ये देख पा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि क्या होता है जब एक्चुअली में एक बैटरी एक वायर से कनेक्ट होती है। तो ठीक है, क्या होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे होता क्या है, कोई भी सेल होता है, उस सेल का अगर कोई भी वायर आप देख पा रहे होंगे तो वायर कोई भी देखिए इलेक्ट्रॉन से बना है। और आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हर एटम में चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन क्या बैटरी से भी कनेक्ट नहीं है, तो क्या करंट है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो करंट आता है। लेकिन थोड़ा सा आप चीज को समझिएगा, जैसे देखिए है क्या, जैसे कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है, आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, नॉर्मली घूमता है, चार्ज दोनों का सेम है, बस अट्रैक्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है सारा, ठीक है। अब देखिए ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यही चीज आप इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाती है। प्रोटॉन से आप जानते हैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालता है, निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होती है, यानी वो अट्रैक्ट कर रहा है। यहां तक हम सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, ये चीज हमने समझी है ना। अब देखिए, अब सर हो क्या रहा था, होता क्या, देखिए नॉर्मली अगर कोई केस नहीं है, मतलब बैटरी अभी कनेक्ट नहीं है, तो वायर के अंदर नॉर्मली आप देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखिए वो नॉर्मली घूम रहा है, वो नॉर्मली अपने पाथ पे घूम रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कभी भी करंट नहीं होता, यही कल मैंने आपको समझाया था। क्योंकि सर हमेशा कर रहा, और थोड़े समय के अंदर अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम भी कहते हैं वो भी करंट नहीं है, चार्ज घूम रहा है। अब देखिए, अब कहीं से जैसे ही बैटरी कनेक्ट होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब देखिए, अब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हो क्या रहा है, जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे अगले में जा रहा है, अगले एटम में, फिर वो दूसरे एटम में जा रहा है, वो दूसरे एटम में जा रहा है, वो दूसरे में एटम जा रहा है, यानी डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक सबको क्लियर। अब देखिए, तो अब क्या हुआ सर, अब होता क्या, ध्यान से देखिए रियलिटी में क्या होता है। आप देखते हैं, आप सोचते हैं कि करंट, ये जो ब्लू वाला दिखा रहा है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, लेकिन रियलिटी में स्टोरी क्या होती है आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट जाता है। अब आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में ये ऑपोजिट जाता क्यों है, यानी पॉजिटिव चीज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों करता है और नेगेटिव और नेगेटिव चीज बाहर क्यों जाता है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, अगर वायर के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर वायर के अंदर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूं तो ये करंट की डायरेक्शन है जो स्काई ब्लू वाला है। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। ध्यान से आप समझिए, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहां पे जो बैटरी बनाई गई है उसको केमिस्ट्री से इस तरीके से बनाया गया है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो अगले इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देखिए नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, और ये रिपेल कर रहा है, वो खींच रही है, ये रिपेल कर रहा है, खींच। अब आपको ये चीज फील आ रही है कि नहीं, वो क्यों अट्रैक्ट होके जाता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि सारा खेल शुरू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कहानी थी, ये अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो रियलिटी में करंट का मूवमेंट नहीं माना जाता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझा, यानी 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 ये चीज हम लोग आज आप फील कर पाए होंगे यहां पे कि एक्चुअली में क्यों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है। एक बार और देखिए
ये रिपेल कर रहा है, वो देखिए अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। इसीलिए मैं कहता हूं डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी ये चीज क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को? क्लियर? अब हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उनको एक चीज समझ आ गई होगी थी कि एक 5th क्लास का बच्चा के सामने प्रॉब्लम आई कि उसको किसी ने बताया, 5th क्लास के बच्चे को, कि अगर कहीं से तुम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा ले गए तो तुम जीवन में बहुत काम करा ले जाओगे। अब उसने इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड की कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत काम है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए उसके पास बहुत सारे डिवाइसेस थे, लेकिन सारे डिवाइसेस को यूज करने के लिए उसको कंडक्टर चाहिए था। अब कंडक्टर मतलब क्या होता है? कंडक्टर मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो सर हर एटम के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है। अब ये बात आपने जो वीडियो अभी देखी होगी आपको वहां से क्लियर हो गया होगा। लूजली बाउंड होते हैं, यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मेरी बात समझ गए ना? चार्ज मूव करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम समझ गए। तो सबसे पहले मैंने आपको मात्र एक फॉर्मूला बताया था, जो आपको इस चैप्टर में देखिए 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना था वो था कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो था Ne² टाउ अपॉन m। अब आप उसी वीडियो को याद करिए। उस वीडियो में जो ये एटम बना हुआ था, अभी जो हमने देखा, तो आप देख रहे होंगे कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे में कूद के जा रहा था। तो ये जो टाइम लग रहा था ना यहां से यहां तक जाने में, यही वो टाइम है या ये वाला? मेरी बात समझे कि नहीं? छोटा रिलैक्सेशन टाइम ये होता है। लेकिन यहां पे तो खैर टोटल वाला लेते हैं। अगर मान लो एक के अंदर 3 है तो वो यहां से आया, यहां से आया, यहां से गया, यहां से गया। और अगर इतना बड़ा कंडक्टर है तो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा उसको, उसी को मैं रिलैक्सेशन टाइम कहता हूं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। ये m क्या था? ये m जो था, ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये वाला जो मूव कर रहा है, जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास है। तो सर कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके। अब E क्या होता था? जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसका चार्ज। और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्ज होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पूरे वॉल्यूम से डिवाइड करने पे जो चीज आती है वो n आती है। तो आज की डेट में आप जान गए कि नहीं, एक अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसका, ठीक है, एक अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसका सिग्मा जो होगा वो Ne² टाउ अपॉन m होगा। यहां तक क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था, बाकी आपको याद ही होगा, कंडक्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टिविटी निकालना पड़ता है। जो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, रेजिस्टिविटी क्या होता है? एक फॉर्मूला मैंने लर्न कर लिया, ये पहली चीज थी जो मुझे लर्न थी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन कंडक्टिविटी। वेरी गुड। अब रेजिस्टिविटी निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। यानी कहीं ना कहीं अगर आपको रो पता है, मतलब 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन ए, और सिग्मा आपको फिर पता है ना, यहाँ पे देखिए सिग्मा पता है, यानी आर भी निकल गए। यानी अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है तो ये भी याद है, मुझे ये भी याद है। V इक्वल टू आई आर। अब आर को मैं यहां, इस वाले को यहां पुट कर देता हूं, तो आई इंटू 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन ए। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला भी याद है। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से मैंने कई फॉर्मूले याद किए हैं। और एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला था याद करने के लिए वो था I इक्वल टू NeABD, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी थी जो इलेक्ट्रॉन को, कई सारे एटम एक लाइन में है, ये रहा कंडक्टर, ठीक है, एक एवरेज वेलोसिटी जो अब देखो कंडक्टर जब यहां से यहां जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो हर समय उसकी स्पीड बदल रही होगी। यहां जैसे जैसे पास जा रहा होगा बढ़ रही होगी,
स्पीड बदल रही है, लेकिन जो मैं एवरेज स्पीड लेता हूं उसी को मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देता हूं। ठीक है, तो यहां तक सर मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, बस आपको एक छोटी सी चीज फील कराई, और आपको सिर्फ मेरा मोटो अभी तक यही बताने का था कि ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए, अब कहानी में वहां आते हैं जहां पे कल की क्लास हमने छोड़ी थी, लेक्चर जो पिछला छोड़ा था। अब पिछला लेक्चर क्या था, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, जैसा भी वो हो, कोई भी कंडक्टर जैसा भी हो, अगर मैं उसको कैसे भी काट दूं, ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, किसी भी तरीके से काट दूं, तो करंट तो सर, इलेक्ट्रॉन तो सीधे ही जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो सीधे जा रहा है, कूद कूद के। अब मैं कैसे भी काट देता हूं, तो अगर मैं इस चीज को, किसी भी चीज को, मान लो मैंने इस तरीके से काट दिया जैसे हमारे बुक में दिया रहता है, तो क्या होता है यहां से पास होने वाला करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में फ्लो है, वो आई है, वो कितना है, आई है, और एरिया का डायरेक्शन ये है, एरिया का डायरेक्शन ए है, तो आपने एक शब्द दे दिया था करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी आपने कहा था जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है आई अपॉन ए होता है। यहां तक क्लियर, जो करंट डेंसिटी होती है वो हमारी होती है आई अपॉन ए, और मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है, ये वाला, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां रख दूं आई की जगह, एन ई ए वी डी अपॉन ए, तो अब ए कट जाता है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एन ई वी डी, यहीं से ये लोग सारे एमसीक्यू पूछते हैं। देखिए, अब वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि क्या करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड होती है, वो आपसे पूछेंगे कि क्या करंट डेंसिटी एरिया पे, एक्चुअली क्या होता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बेशक आई अपॉन ए होता है, लेकिन सर आई अपॉन ए में जब आप फाइनल फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें कहीं ए नहीं होता है, तो करंट डेंसिटी कभी भी उस पर नहीं डिपेंड होती। अब एमसीक्यू में वो क्या पूछ देगा, एमसीक्यू में बोल देगा कि अगर चार्ज को दुगना कर दिया जाए तो करंट डेंसिटी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर अगर इलेक्ट्रॉन, मतलब वीडी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तब भी करंट डेंसिटी दुगनी हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमको क्लियर हो गई, तो ये फॉर्मूला क्लियर है। चलिए, अब करंट डेंसिटी सर ये हो गया, तो ये एक फॉर्मूला था जो आपने सर मुझे बता दिया, और क्या मैं कुछ जानता हूं, यस सर, ठीक है, अब क्या चीज है हाँ, अब देखिए, तो करंट डेंसिटी सर हो गया आई अपॉन ए, तो करंट डेंसिटी हो गया आई अपॉन ए, जो हो गया एन ई वी डी हो गया। अब देखिए, अब सर आपने कल एक चीज बताया था, हम लोगों ने याद किया था कि V इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा जिन्होंने लेक्चर अच्छे से देखा होगा समझ गए होंगे कि यहाँ पे V का मतलब BD होता है, U का मतलब एवरेज वेलोसिटी होता है, A का मतलब एक्सेलरेशन होता है, और टाइम को मैं रिलैक्सेशन टाइम लेता हूं, टाइम को मैं रिलैक्सेशन टाइम लेता हूं। अब ये जो एवरेज ए है, ये जो एवरेज ए है, इसी को मैं क्या लिखता था, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है, अब देखिए, अब सर वीडी होता है यू प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, और हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है फोर्स क्या होता है, क्यू ई अपॉन एम, तो यहां पे, और चार्ज कितना है, चार्ज है, यहां पे चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ई अपॉन एम, तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं एन ई, और वीडी की जगह मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूं, जो कि होगा इंटू ई अपॉन एम, इसको मैंने किया ब्रैकेट में, तो ये फॉर्मूला क्या आया हमारा, ये फॉर्मूला सर आता है, ये फॉर्मूला आया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अभी आपको समझ आएगा मैं ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं, और ई को अलग कर देता हूं। और क्या ये कहीं जाना पहचाना लग रहा है, क्या ये हम लोगों को जाना पहचानी चीज लग रही है, हाँ, यस सर, इस चीज को हमने अभी तो देखा था, ये सिग्मा, अब यहां से एक नई कहानी स्टार्ट होगी, यानी J इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू ई, यानी एक और, एक तो वो यहां पूछेगा एमसीक्यू कि करंट डेंसिटी में बदलने के साथ क्या क्या चीजें बदलती हैं, एक वो यहां से कॉन्सेप्ट पूछेगा
कि क्या करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड होता है? नो, इट डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया। एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें NEVD के साथ क्या बदलता है, और एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि सिग्मा बदलने के साथ क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, अब एक और हमने रिलेशन याद कर लिया जो कि एमसीक्यू में हमसे पूछेगा या नहीं भी पूछेगा, J इक्वल टू सिग्मा ई, यानी J कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में भी एक रिलेशन हमको पता चल गया। ओके सर, और आपको समझ आ रहा होगा कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि करंट डेंसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। आप इसको, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि कोई एरिया है, मान लो वो वाला ले लो जो हम लोग गेम खेलते हैं, एरो वाला। तो एरो में चला के मार रहा हूं, और अगर ये एरो करंट है, अगर ये एरो करंट है, अभी मैं इसको तिरछा रख दूं तो हो सकता है अगर 3 मार रहा हूं, पहले 3 पास हो रहे थे, अब 2 ही पास हो, और अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ओरिएंटेशन रख दूं इसका इस तरीके से, तो हो सकता है कोई भी करंट उससे ना निकले। तो एरिया पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए करंट डेंसिटी को मैं वेक्टर क्वांटिटी बोलता हूं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक क्लियर? चलिए यानी अभी तक सर आपने क्या बताया? तो अभी तक मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं किसी तरीके से आपको ये बताऊं कि जो J होता है वो बराबर होता है, J जो होता है वो बराबर होता है ENVD के। पहला रिलेशन क्लियर? पहला रिलेशन क्लियर ना? ये पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, इसको सर सिग्मा इंटू ई भी होता है, ये भी क्लियर, दूसरी चीज भी क्लियर होनी चाहिए। और ये दो चीज हमको, और कल को ये भी वो पूछ सकता है ई स्क्वायर एन, क्योंकि सिग्मा को मैं लिख सकता हूं टाउ बाय एम इंटू ई। खैर ये तो डिराइव चीज है, लेकिन आपको ये दोनों चीज पता होनी चाहिए करंट डेंसिटी से। अब सर ये चीज आज आपने बताई क्यों? क्वेश्चन ये है कि सर ये आज आपने बताया क्यों? अब समझाइए। अब देखिए यहां से आप एक चीज समझ गए कि सर अगर J बराबर है सिग्मा इंटू ई के, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं सिग्मा की जगह क्या मैं लिख नहीं सकता हूं 1/रो, क्योंकि सर ये कंडक्टिविटी है और मैं जानता हूं कि कंडक्टिविटी जो होता है वो बराबर होता है 1/रेजिस्टिविटी के। ठीक है, और रेजिस्टिविटी 1/रो होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिग्मा की वैल्यू 1/रो मैंने लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। तो 1/रो इंटू ई हुआ। तो क्या मैं ए भी लिख सकता हूं कि J इक्वल टू E/रो होता है? ये भी चीज में समझ गया कि नहीं? समझ गया ना? है ना? ठीक है सर। तो अब देखिए, अब पूरी कहानी में क्या आया? अब पूरी कहानी हमने जो वीडियो देखी वो क्यों देखी? इसलिए देखी क्योंकि सर ई जो है यहां पे वो बराबर हो गया J इंटू रो। अब यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए बदलेगी। यानी अगर किसी चीज का डेंसिटी मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं मुझे किसी चीज में इतनी करंट चाहिए, यानी करंट मैंने फिक्स कर दिया, मेरा ये जरूरत है कि इस एरिया में से इतना करंट निकले, ये मेरी चाहत है। तो अगर मैंने करंट फिक्स कर दिया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए अगर ये फिक्स है, अगर J कांस्टेंट है, अगर J कांस्टेंट मैंने कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? रेजिस्टिविटी के। अब यहां से कहानी बदल रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी के हो गया, यानी मतलब क्या? जिस चीज की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा। अब आप समझे क्यों हम लोग नॉन वो इंसुलेटर्स के साथ क्या दिक्कत है? अब क्लियर हुआ कि नहीं? ये इसीलिए आपको करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था, सिर्फ ये समझाने के लिए। यानी एक इंसुलेटर के साथ क्या दिक्कत है? एक इंसुलेटर की सर कंडक्टिविटी बहुत लेस होती है, यानी उसकी सर जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी चीज की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव होता है रेजिस्टिविटी के, यानी इंसुलेटर को
में अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करे जैसा कि उस वीडियो में फ्लो कर रहा था, तो आपको एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। तो सर ये रेजिस्टिविटी होती क्या है? ये उसके लिए इनफाइनाइट होती है, इंसुलेटर के लिए। मतलब इतनी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी जो आप सोच नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको, बैटरी भी अगर आप इनफाइनाइट वोल्ट की भी लगा देते हैं, यानी बहुत ज्यादा अगर बैटरी आप बहुत ज्यादा वोल्ट की भी लगा देते हैं, तब भी आप इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं करा सकते। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, यहां तक की अगर अभी तक आप समझ पा रहे होंगे तो करंट में देखिए, पिछले जो भी मैंने आपको 3 लेक्चर बताए, आपको सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया है, ये चीज कि सिग्मा क्या होता है। सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये थी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहां पर भी आप समझ पा रहे होंगे कि ए को इधर अगर ला दोगे तो आई अपॉन ए हो जाएगा, तब भी एन ई वी डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से ये चीज कंक्लूड हो जाती है, क्योंकि जे क्या हो जाता है, आई अपॉन ए हो जाता है। अब सिग्मा ई आ गया, फिर मैंने आपको दिखाया ये चीज जो दिखाई, ये टारगेट था उनका दिखाना। इसी चीज को दिखाने के लिए वो आपको कंडक्टिविटी पढ़ाते हैं, समझ गए? तो ये दो चीजें सर मुझे थोड़ी सी और क्लियर हुई। अब स्टोरी में आगे आते हैं। अब देखिए कहानी क्या हुई। अब सर मैं जान गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टिविटी में मुझे इंटरेस्ट है, और कंडक्टिविटी का कहीं ना कहीं लेना देना है रेजिस्टिविटी से। कंडक्टिविटी का कहीं ना कहीं लेना देना है रेजिस्टिविटी से। अब चेक कहानी शुरू होगी। अब इंसान के दिमाग में आएगा कि अगर मुझे कंडक्टिविटी चाहिए तो मुझे रेजिस्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मुझे कंडक्टिविटी चाहिए तो मुझे रेजिस्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मैं कैसे कंट्रोल करूंगा देखिए। चलिए अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, अब देखो इंसान समझ गया, और आज ही आपको पता चला होगा कि दुनिया में एक चीज जो बहुत ज्यादा बदलती है वो है टेम्परेचर। इंसान ने सोचा कि एक काम करते हैं, अगर मुझे किसी चीज का रेजिस्टिविटी चेंज करना है, मतलब मुझे अगर कंडक्टिविटी चाहिए, और कंडक्टिविटी डिपेंड होता है रेजिस्टिविटी पे। अभी सारी चीज क्लियर करूंगा, और वो चीजें डिपेंड है टेम्परेचर पे। अब मैं करूं तो क्या करूं, अब आप बहुत ध्यान से समझिए यहां पे स्टोरी। अब देखिए मेरा टॉपिक है जो कि बोर्ड में भी मेरे बहुत आता है और कंपटीशन में बहुत आता है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों को, रेजिस्टिविटी वेरिएशन विद टेम्परेचर। अब आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सर रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। और आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी जो होती है वो बराबर होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के। यानी अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, चेंज होगी। मतलब चार्ज के भागने की क्षमता, चार्ज के भागने की क्षमता बदलेगी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए अब मैं कर क्या रहा हूं, और प्लीज यहां बहुत ही ज्यादा अटेंशन पे करिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब देखिए अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो होगा क्या। टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब एटम्स जो होंगे, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन बस मूव कर रहा था। देखिए जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो सारे एटम्स अपनी जगह पे थे, सारे एटम, सब 3 ही एटम है मान लो, तीनों एटम अपनी जगह पे थे। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। ठीक है, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। अब क्या हुआ, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगा, अब ये वाले जो एटम है ना ये भी हिलने लगेंगे। अब ये भी हिलने लगेंगे, मतलब एटम अपनी जगह पे भी वाइब्रेट करने लगेगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एटम जो होगा वो वाइब्रेट करेगा। ओके, तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। टेम्परेचर बढ़ाने पे एटम वाइब्रेट करेगा। अब अगर एटम अपनी जगह पे हिलने लगे, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, एटम भी हिल रहा है, एटम भी हिल रहा है, अपनी जगह पे हिल रहा है। तो अगर एटम हिलने लगेगा तो मतलब नंबर ऑफ कोलिजन
नंबर ऑफ कोलिजन जो थे, पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा था, मूव कर रहा था, लेकिन हम एटम एटम से टकरा रहे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहे हैं। यहां तक क्लियर? अब हुआ क्या सर, टेम्परेचर बढ़ा, एटम ज्यादा वाइब्रेट हुए, एटम वाइब्रेट हुए तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा, तो सर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से क्या हो गया? तो बच्चा यही तो सारा खेल हुआ, जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया तो क्या बदल गया, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद के जा रहा था, अब जब ये एटम हिलेगा अपनी जगह पे तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, यानी टाउ जो हो गया वो डिक्रीज हो गया। यानी पहले भाई इसको यहां तक पहुंचना था, अब एटम हिल के आगे बढ़ गया तो ये और जल्दी पहुंच गया, ये वाला पास आ गया, ये इधर आ गया तो ये और जल्दी पहुंच गया, यानी टाउ डिक्रीज हो रहा है। टाउ डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है। चलिए, अब टाउ डिक्रीज हो गया, अब टाउ डिक्रीज होने का सर क्या फायदा मिला? टाउ डिक्रीज होने से क्या हुआ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, अगर टाउ डिक्रीज होगा तो मतलब सर वीडी डिक्रीज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी। सर ये वीडी कैसे घटेगी? अरे बच्चा, वीडी का फॉर्मूला अभी तो हम लोग पढ़े थे। वीडी क्या होता है? वीडी होता था U प्लस AT, ए होता था फोर्स अपॉन मास इंटू टाउ, फोर्स होता था E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। अगर वीडी में समझ जाऊं ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो सर अगर टाउ घटेगा और वीडी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के, है कि नहीं? तो वीडी घटेगा। अब वीडी घटने से क्या हुआ? वीडी घटने से सर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई ना, जब वीडी घटा तो आई घट गया। आई कैसे घट गया सर? अच्छा बच्चा बताओ, क्या आई इक्वल टू एन ई ए वी डी नहीं होता था? होता था। तो अगर वीडी घट गया तो आई घट गया। अब आई घटने से सर क्या दिक्कत हुई? आई घटने से एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि जब आई घट गया तो आप जानते हैं जो जे होता है वो क्या होता है? आई अपॉन ए। तो अगर आई घटेगा तो जे घट जाएगा। अब जे घटने से क्या दिक्कत होगी सर? सर दिक्कत ये होगी कि मैंने अभी आपको बताया है कि जे की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, अब देखो, सिग्मा अपॉन ई के। तो इसका मतलब हुआ अगर जे घट रहा है तो ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब हुआ अगर जे इक्वल टू सिग्मा, सॉरी, जे इक्वल टू, अगर जे कितना था, जे की वैल्यू क्या थी? ई अपॉन ई सिग्मा। जे की वैल्यू क्या थी? सिग्मा इंटू ई। तो अगर जे घट रहा है तो मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, सिग्मा, सॉरी, यहां पे मैंने कुछ वो कर दिया। देखिए हुआ क्या, देखो अगर जे घट गया, अभी फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जे अगर घट गया तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा। तो जे घटने सिग्मा होता है ई अपॉन जे। अगर जे घट गया तो मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब कहानी समझ आई ना मेटल्स में? अब क्लियर हुआ कि मेटल्स में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल्स में, किसी ने मुझसे पूछा मेटल्स में क्या होगा, तो मैंने बोला जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। यहां तक क्लियर हुआ? घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम वाइब्रेट होगा, एटम वाइब्रेट होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, टाउ घटेगा, अगर ये वाली वैल्यू घटेगी, टाउ घटेगी तो वीडी घटेगी, अगर वीडी घटेगा तो मतलब आई घटेगा, आई घटेगा तो जे घटेगा, जे घटेगा तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? जे घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहां तक हम लोग समझ गए, जे घटेगा तो ई बाय जे बढ़ेगा। ठीक है, देखो यहां पे देखो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है। ठीक है, अब देखिए जे इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई है।
जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है, या इसको बोलें जे इक्वल टू सिग्मा बाय रो है। तो अगर जे डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी आप देखिए, अगर जे डिक्रीज होगा तो जे क्या हो गया, जे हो गया सिग्मा अपॉन रो, और रो हो गया सिग्मा अपॉन जे। तो जे अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ये बात क्लियर हुआ? अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि हमसे वो एमसीक्यू में पता है क्या पूछेगा, वो हमसे पूछेगा कि मेटल, ये ग्राफ देगा, अब पूछेगा कि मेटल के लिए बताइए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का क्या ग्राफ होता है। तो आपकी बुक में क्या ये ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है कि नहीं, जो इसी चीज को शो कर रहा है ना। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कहानी आई थी ना भाई, जे क्यों डिक्रीज हुआ था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा था। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ सर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुआ मेटल्स के लिए। किसके लिए? मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए कहानी समझ आ गई? अब बहुत ध्यान से आगे समझिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है कि फॉर मेटल्स एट लोअर टेम्परेचर, फॉर मेटल्स एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, तो द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी रो एंड टेम्परेचर टी इज क्या होगा। अब मैं 4 ग्राफ बना दे रहा हूं, ठीक है। पहला ग्राफ ये है रो और टी के बीच में, और दूसरा ग्राफ ले लो, मान लो ऐसा ले लेते हैं, तीसरा ग्राफ ले लेते हैं रो और टी के बीच में, अगला ग्राफ ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और एक ग्राफ ले लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। चलिए बताइए, रो और टी के बीच में 4 ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी। तो ध्यान से देखिए, मैंने जो पीछे क्वेश्चन बदल दिया, मैंने यही चीज मैं कह रहा था, क्योंकि जब भी वो आपसे एग्जाम में पूछेगा आपको वो ये नहीं देगा, आपको यहां पे इसने लिख दिया लोअर टेम्परेचर पे। यहां पे मैंने लोअर टेम्परेचर की बात नहीं की थी, मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, सही बात है। लेकिन मेटल्स के लिए, अगर मेटल्स के लिए मैं लोअर टेम्परेचर पे बात करूं तो रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन आता है वो लगभग क्या होता है, वो लगभग इस तरीके का नहीं होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। तो कभी भी एमसीक्यू में तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। वो चीज जो नॉर्मली होती है वो लगभग कैसी होती है, ऑप्शन डी जैसी होती है, थोड़ी देर स्ट्रेट फिर वो टर्न लेती है। मेरी बात समझ गए ना, मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? ठीक है। बाकी जो दूसरी चीज वो हमसे पूछेगा, वो क्या पूछेगा, अब वो हमसे पूछेगा सर आपने मेटल्स के लिए तो बता दिया, नॉन मेटल्स के लिए क्या होता है, फॉर नॉन मेटल्स के लिए क्या होता है। तो अब नॉन मेटल्स के लिए देख लेते हैं। तो देखो नॉन मेटल्स के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, अब देखिए मेटल्स में हम लोग देखे, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टिविटी, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन सर नॉन मेटल पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। और इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ होता है इस तरीके से, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। क्लियर? ठीक है। और एक रीजन अगर आप समझना चाहें, देखो एक्चुअली में नॉन मेटल्स में जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, अब और इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्शन के लिए, अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अब और इलेक्ट्रॉन हो गए टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। तो आपको पता है अगर कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब कंडक्टिविटी बढ़ना, अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी
और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर की। ओके, तो नॉन मेटल्स के लिए पूछेगा। मेटल्स में जब भी आपसे ग्राफ पूछेगा तो अगर क्वेश्चन में बोला गुड कंडक्टर, फॉर गुड कंडक्टर, अगर गुड कंडक्टर की वो बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टिविटी और उसके बीच का जो ग्राफ बताएंगे वो ये बताएंगे। और एट लो टेम्परेचर अगर बोल दे मेटल्स के लिए एट लो टेम्परेचर पे, तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, हमारा ग्राफ थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। यहां तक क्लियर, ये तीन क्लियर ना। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये तीनों हमसे पूछे जा सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी रिकैप करता हूं, देखिए मेरे सामने। अब मुझे बताइए, मेरे पास तीन चीजें हैं, एक है कंडक्टर, एक है मान लो इंसुलेटर, और आपने अभी सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है लेकिन आप अभी देख लीजिए सेमीकंडक्टर। मैं बस आपको एक ट्रिक के तौर पे बता रहा हूं क्योंकि पूछ सकते हैं सेमीकंडक्टर, अभी हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर बाद में क्या होता है, लेकिन पहले समझ जाते हैं। बस मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, क्या चीज, कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी क्या होगी, आप जानते हैं सर टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, मैं ये जानता हूं ना। तो अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब कंडक्टिविटी का घटना, समझ गए, और कंडक्टिविटी का घटना मतलब रेजिस्टेंस का भी घटना, रेजिस्टेंस का भी घटना ना। क्यों, क्योंकि आर क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखिए आर बढ़ेगा ना, अगर रो बढ़ रहा है तो मतलब आर भी इंक्रीज होगा, मेरी बात समझ गए। तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये चीज रहनी चाहिए, ये चीजें तो पता चल गया। यानी अगर आप ही का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ना, जैसे आपके कमरे का अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो आप सोचिए बिल ज्यादा आने लगेगा क्योंकि वायर्स और गर्म होने लगेंगी। वायर्स गर्म होने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का बढ़ना, मतलब रेजिस्टिविटी का बढ़ना, रेजिस्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी का घटना क्योंकि रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। अब इंसुलेटर में क्या होगा, चलो अच्छा, अगर टेम्परेचर में डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, तो कंडक्टर में क्या होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो ठीक सर इसका उल्टा होगा। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो रो घटेगा, रेजिस्टिविटी घटती। अब रेजिस्टिविटी घटने का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी का बढ़ना, टेम्परेचर घटाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और रो घटना मतलब आर का भी घटना, समझ गए। अब इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पे ठीक उल्टा, अगर इंसुलेटर में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घट बढ़ती है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में अभी आपने देखा उल्टा ग्राफ है, यहाँ उल्टा ग्राफ है, तो मतलब क्या हुआ, सिंपल, अगर इंसुलेटर में या नॉन मेटल्स आप कहें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रो क्या हो रहा है, डिक्रीज, रो डिक्रीज होने का मतलब सिग्मा का इंक्रीज होना, मतलब आर का डिक्रीज होना, ठीक है। और अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज और क्या हो रही है, इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा, सिग्मा डिक्रीज होगा। अब क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि सर टेम्परेचर घटाने पे रो इंक्रीज हो जाएगा ना, मुद्दे की बात तो ये थी ना। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और हर साल घुमा घुमा के हर कंपटीशन में इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर में बस याद रखना, जो भी चीज कंडक्टर में होती है ठीक इसके उल्टे यहां होती है, इसमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो इसमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, तो मतलब आर डिक्रीज होगा, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अब यहां पे टेम्परेचर अगर घटेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर घटने का मतलब यहां पे आर बढ़ेगा, ठीक इसका उल्टा, ये घट रहा था तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ने का मतलब आर बढ़ेगा,
इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे सारा खेल आता है सेमीकंडक्टर। आपने सुना होगा कंप्यूटर्स में बहुत यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है ना। तो देखिए कंप्यूटर में कहानी क्या है, टेम्परेचर कम, अब कंप्यूटर में मुझे कैलकुलेशन बहुत तेज चाहिए, और कंप्यूटर, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को एसी उसी वाले रूम में ठंडा करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटर कैलकुलेशन तेज करता है तो गर्मी बढ़ती जाती है, हीट बढ़ना, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज होना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने में मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटे, क्योंकि रेजिस्टेंस घटेगा तो रो घटेगा, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे चेक करिए।